हम चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नाउ, कि इंडिया में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जाता है, लेकर के आया जाता है, तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको ओरिजिनल में 22nd पार्ट बताए थे, ठीक है, 22 पार्ट हमने बताए थे। तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज लेकर के चलेंगे प्रॉपर, और शेड्यूल प्रॉपर लेकर के चलेंगे, एक एक चीज़ हम लेकर के चलेंगे। आपको एक एक बच्चे को ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। चला, अब देखें ज़रा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको पार्ट्स के बारे में। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि पार्ट वन में क्या है ना, यूपीएससी पूछ ले, कोई और व्यक्ति पूछ ले आपके कि पार्ट वन में क्या है, तो पार्ट वन में जवाब दे देंगे आप क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सारे बच्चे जवाब दे देंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इंक्लूडेड इन पार्ट वन, तो आप रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे या नहीं, जल्दी बताइए। हो जाएगा, पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सारे बच्चे रिप्लाई कर देंगे ना। अब क्वेश्चन ये है आपसे, तो यूनियन कितने हैं भाई हमारे पास, तो यूनियन तो एक है ना। संघ कितने हैं, एक। और इसकी टेरिटरी क्या है भाई, इसका क्षेत्र क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए सारा सारा। इज इट क्लियर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या है, पार्ट वन के अंदर शामिल है। ये क्लियर है सारे बच्चों को। नाउ अब हम चलते हैं आर्टिकल वन बाई वन, ठीक है कि नहीं। पार्ट वन में कितने आर्टिकल हैं मैं पूछूंगा आपसे, डिस्कस करने के बाद, आपको पढ़ाने के बाद में हम आपसे सवाल करेंगे कि पार्ट वन में कितने आर्टिकल हैं। आप सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे, ठीक है। देखे जरा, हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल वन, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज आर्टिकल वन, तो आपको बताना है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी जो अभी हम आपको बता रहे थे यूनियन, उसका नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र कौन सा होगा, है ना। एक तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल वन में क्या है गाइस, आर्टिकल वन में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी नेम उसका और उसका टेरिटरी। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन किस में है, आर्टिकल वन में है, अनुच्छेद वन के अंदर है। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या नाम होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जिसको क्या बोला जाता है, भारत भी बोला जाता है, वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यानी कि इंडिया जो भारत भी है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का क्या होगा, यूनियन होगा। यानी अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई इंडिया में अभी कितने स्टेट्स हैं, कोई बताए मुझे आप में से, इंडिया में कितने स्टेट है अभी। चलो, अभी इंडिया में क्या है, राइट नाउ 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये 28 राज्यों को मिला करके, है कि नहीं, 28 स्टेट्स को मिला करके इनको, इनके कॉपरेशन से क्या होगा, यूनियन का निर्माण होगा। यानी कि द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिजल्ट ऑफ कॉपरेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जैसे कि अमेरिका में राज्य क्या है, अलग हैं, स्वतंत्र हैं, उनका क्या है, अलग इंडिपेंड, उनका अलग क्या है, उनका अलग अस्तित्व है, उनका अलग एग्जिस्टेंस है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के स्टेट वो तब तक अलग अस्तित्व रख सकते हैं जब तक यूनियन चाहता है, राइट, और जब तक वो यूनियन के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंडिया के यूनियन का जो निर्माण है, इंडियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राज्यों के सहयोग का परिणाम है। आम सहमति से क्या है, इंडिया का यूनियन बना है कि नहीं, यानी कंसेंसस के थ्रू क्या है, इंडियन यूनियन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा क्या क्या शामिल होगा, द स्टेट एंड द टेरिटरी ऑफ देयर सॉइल्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। स्टेट और इसके यूटी जो है, टेरिटरीज हैं, वो वही होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है। फर्स्ट शेड्यूल हम आपको बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, एक तो स्टेट, उसकी टेरिटरी, सब किसके अंदर है, आपकी शेड्यूल वन के अंदर है। यहां पे ध्यान रखना चाहिए आपको। अब इसके अलावा, अब इसमें इंडिया के अंदर क्या क्या शामिल होगा, तो इंडिया के अंदर शामिल होगा जितनी भी टेरिटरीज हैं स्टेट्स की, है ना, यानी कि 28 स्टेट की जितनी भी सीमा है, जितनी भी लैंड है, जितनी भी जमीन है, समझ रहे कि नहीं, जितनी भी जो पॉपुलेशन है, वो सब किसकी होगी, यूनियन की।
अब यूनियन की कोई अलग से थोड़ा ना कोई पॉपुलेशन है कि अलग से कोई जमीन है, नहीं है। यानी राज्यों का जो क्षेत्र है वही किसका क्षेत्र है, यूनियन का एरिया है। इज इट क्लियर सारे बच्चों को? तो जितने भी स्टेट्स की टेरिटरी है वो सब क्या होगा, इंडिया में शामिल होगा। इसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनका क्षेत्र जो है, जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, वो भी क्या होगा, भारत का क्षेत्र होगा। और इसके अलावा अन्य वो क्षेत्र है ना, जैसे कि कल को भारत क्या करे, अटैक करे किसी देश के ऊपर, है कि नहीं। जैसे कि अभी पीओके का एरिया है, ऑल्दो वो भारत का ही है, राइट। जैसे अक्साई चीन है तो वो भी भारत का एरिया ही है। तो लेकिन अगर मान लेते हैं उसको भारत क्या बनाए, कोई अलग राज्य का दर्जा दे दे, पीओके को अलग कोई राज्य बना दे, है कि नहीं। कल को जैसे बलूचिस्तान वाले क्या करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो राइट, तो उस एरिया को भी क्या कर ले, वो भारत हमारे साथ मिला ले, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी वो एरिया भी क्या होंगे, भारत के एरिया ही होंगे, राइट। तो गाइज ये क्या है, आर्टिकल 1 के अंदर है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम पूरा रिपीट कर देते हैं आपको, सुने ध्यान से। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन का सीधा मतलब क्या है, एक तो यूनियन का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र क्या होगा, एरिया क्या होगा, अंडरस्टैंड और नॉट। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जिसको हम भारत कह रहे हैं वो क्या होगा, राज्यों का यूनियन होगा। यानी राज्यों को मिला करके, राज्यों को इकट्ठा करके, राज्यों का यूनियन बना करके, यूनियन का मतलब संगठन होता है ना, तो राज्यों को संगठित करके क्या बनाया जाएगा, भारत का निर्माण होगा, भारतीय संघ का निर्माण होगा। यानी इंडियन यूनियन का क्या होगा, निर्माण होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इज इट क्लियर? इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, स्टेट एंड टेरिटरी वो कहाँ पे मेंशन होंगी, शेड्यूल फर्स्ट के अंडर मेंशन होंगी कि स्टेट में शामिल क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा। सपोज दैट कि हमारे पास में राज्य है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, यूटी है, तो यूटी का एरिया कितना है ना, दिल्ली का जो क्षेत्र है वो कितना है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 1500 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास दिल्ली का क्या है, क्षेत्र है, तो वो किस में मेंशन है, वो शेड्यूल 1 के अंदर है। अब जैसे हमारा पड़ोसी देश है हरियाणा, है ना, तो यहाँ पे जो हरियाणा है बेसिकली, तो हरियाणा का एरिया कितना है वो किस में मेंशन है। अब हरियाणा का जो एरिया है मान लेते हैं 34,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, राइट। तो ये किस में मेंशन है, शेड्यूल 1 में, राइट। तो ये बेसिकली इस पॉइंट के बारे में। इसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट है, इंडिया का जो यूनियन है उसमें क्या शामिल होगा, ठीक है, इंडिया का जो यूनियन है उसमें शामिल क्या होगा, तो जितनी भी टेरिटरीज हैं स्टेट्स की, है ना, चाहे वो जितने भी स्टेट है ना, आप स्टार्टिंग से लेकर के आइए, जैसे जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, उसका एरिया किसका एरिया, भारत सरकार का एरिया। इसके बाद नीचे आ जाइए आप, है ना, जैसे कि हिमाचल ले लीजिए आप, उत्तराखंड ले लीजिए, सारे राज्य 28 स्टेट सबको मिला करके सारा का सारा जो एरिया राज्यों का है वो सब किसका एरिया होगा, यूनियन का एरिया होगा, केंद्र का एरिया होगा, संघ का एरिया होगा, भारत का एरिया होगा। क्लियर है, अभी क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे यूनियन और टेरिटरी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है वो भी क्या होगा, इसका एरिया होगा, यूनियन का। और इसके अलावा अभी जो एरिया हमारे अंदर जितने हैं वो तो भारत के होंगे ही होंगे, यूनियन वो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप और भी कोई क्षेत्र अक्वायर करते हो, है ना, कोई क्षेत्र या तो आपको किसी ट्रीटी से मिल जाए, है कि नहीं, इसके अलावा आप या किसी युद्ध से कोई क्षेत्र मिल जाए, वो सब भी एरिया जो होगा वो किसका एरिया होगा, वो इंडिया का एरिया होगा, वो इंडिया का यूनियन बनाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को कि नहीं? अभी भी क्लियर नहीं है, जल्दी बताइए। इज इट क्लियर नाउ? डू इट फास्ट, सारे बच्चे जल्दी से बताइए, अभी क्लियर है? चलिए, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई है बाद में पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। नाउ अगला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का जो प्रवेश है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 2 के अंदर है। तो यहाँ पे गाइज ध्यान रखेंगे आप, इस आर्टिकल के अंदर उन राज्यों का एडमिशन है, उन राज्यों का प्रवेश है जो एग्जिस्टिंग स्टेट नहीं है। यानी कि जो हमारे अभी जो राज्य हैं, हमारे अभी राज्य जो हैं वो 28 स्टेट्स हैं, तो इनको हटा करके एक्सक्लूडिंग 28 स्टेट, वो जो भी एरिया होगा उन सभी एरियाज को इसके थ्रू क्या दिया जाएगा, एंट्री दी जाएगी, प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि अगर यूनियन कोई नया राज्य बनाना चाहता है, अभी क्या है 28 स्टेट है, इसके अलावा और कोई राज्य बनाना चाहता है, लेकिन वो राज्य क्या नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से नहीं होना चाहिए, तो वैसे राज्य को
किस आर्टिकल के थ्रू इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, या कह सकते हैं प्रवेश दिया जाएगा या एंट्री दी जाएगी? आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 के थ्रू दी जाएगी, यानी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्लियर है सारे बच्चों को? यानी कि इस आर्टिकल के थ्रू एग्जिस्टिंग स्टेट्स की एंट्री नहीं है। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए अगर ये क्लियर है तो। सारे बच्चे रिप्लाई करिए, अगर ये क्लियर है तो जवाब दीजिए मुझे। नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश क्लियर है सारे बच्चों को? अगर क्लियर है तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ बहुत बढ़िया, अगला है हमारा दैट इज आर्टिकल 3, वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार लगा लें। जितने भी अभी हमारे यहाँ पे राज्य बने हैं, है ना, अभी जैसे आर्टिकल 2 बताया था, जैसे सिक्किम राज्य जो बना वो उसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए बना था। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद रखना है आर्टिकल 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। नाउ आर्टिकल 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब यहाँ पे भी क्या है? नए राज्य बनाने हैं, यानी फॉर्मेशन करना है नए स्टेट्स का। लेकिन कैसे करना है? उनका अल्ट्रेशन, एरिया का, उनकी बाउंड्रीज का अल्ट्रेशन और उनका एग्जिस्टिंग नेम जो है उसको बदल करके क्या किया जा रहा है? नाम उसका क्या बनाया जा रहा है? नया राज्य बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये पावर है। इंडियन पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है? नया राज्य बना सकती है। कैसे बना सकती है? बाय सेपरेटिंग टेरिटरीज। कोई बड़ा राज्य है, कोई कोई क्या है, बड़ा राज्य है, एरिया ज़्यादा है, तो उसको क्या करके अलग करके क्या बना सकती है? जैसे गुजरात हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। 1960 में क्या किया गया था? क्योंकि ये पहले एक ही थे, इनको क्या किया गया? अलग किया गया, ठीक है कि नहीं? तो भारत सरकार क्या कर सकती है? नया स्टेट बना सकती है, सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी। क्लियर है? दूसरा, दो राज्यों को, अगर दो छोटे राज्य हैं तो क्या कर सकती है? उनको मिला करके एक नया राज्य बना सकती है। इसके अलावा उसके कुछ पार्ट्स को मिला करके एक अलग राज्य बनाया सकता है। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँ तो एरिया को बढ़ा करके, एरिया कैसे बढ़ाया जाएगा? जब दो या दो से ज़्यादा राज्यों को मिला दिया जाएगा तो एरिया को इंक्रीज करके इंडियन पार्लियामेंट नया राज्य बना सकती है। इसके अलावा उस एरिया में कमी करके, यानी उसके एरिया को डिमाइज करके क्या किया जा सकता है? यानी अगर मान लेते हैं एक बड़ा राज्य है तो उसको तोड़ करके, है ना, उसको ब्रेक करके, उसको सेपरेट करके क्या किया जा सकता है? नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी जो बाउंड्री है उसको ऑल्टर करके क्या किया जा सकता है? नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और उसके अलावा उसका नाम बदल के भी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है कि नहीं? यानी पहले अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे पहले मद्रास था तो अभी क्या हो गया? चेन्नई हो गया। इससे पहले अगर मैं आपको कहूँ जैसे ये कर्नाटक जो है, पहले वो क्या था? मैसूर, है ना, मैसूर, अभी क्या हो गया? वो कर्नाटक। तो ये क्या है? ये नामों को बदल करके क्या किया गया है? उनका नए राज्य बनाए गए। क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी बताइए। आर्टिकल 3 क्लियर है सारे बच्चों को? ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बट बाय ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। लेकिन ये जो ध्यान रखेंगे, नए राज्यों का निर्माण क्या होगा? एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से होगा, यानी जो अस्तित्व में अभी पहले से हैं उन्हीं राज्यों के एरिया को बढ़ा करके, उन्हीं एरिया को कम करके, उनकी बाउंड्री को ऑल्टर करके और उनके नाम को बदल करके ही नए राज्य बनाए जा सकते हैं। जो बनाए जाएंगे वो अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 3 के अंदर, राइट? जल्दी बताइए, क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए भैया, अगर ये क्लियर है सारे बच्चों को तो अगले क्वेश्चन की, अगले चलते हैं आर्टिकल की तरफ। अगर ये क्लियर है तो तानिया, तनिषा जल्दी बताइए, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज आर्टिकल 4। देखिए यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। अगर आप क्या कर रहे हो? 2 और 3 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए नए राज्यों का निर्माण कर रहे हो। आर्टिकल 2 यानी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को छोड़ करके नया राज्य बना रहे हो। आर्टिकल 3 यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाउंड्री को अल्टर करके, उसके एरिया को इंक्रीज करके, उसके एरिया को डिक्रीज करके और उसके नाम को बदल करके क्या कर रहे हो आप? नया राज्य बना रहे हो। तो जब दोनों आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए अगर नया राज्य बनाएंगे
तो उसमें जो शेड्यूल फर्स्ट है और शेड्यूल फोर्थ है उसमें क्या होगा, चेंज। अब शेड्यूल फर्स्ट क्या है, बेसिकली शेड्यूल फर्स्ट में हमने आपको बताया, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर यूनियन और उसकी टेरिटरी है, और शेड्यूल फोर्थ जो है वो है इसमें सीट्स ऑफ राज्यसभा, राइट। तो इन दोनों का क्या किया जाएगा गाइस, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये यहाँ पे आई होप ये क्लियर है। आर्टिकल 4 सारे बच्चों को, सारे बच्चों को क्लियर है, जल्दी बताइए, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर करिए, सारे बच्चे रिप्लाई करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सॉरी आर्टिकल 4, बहुत बढ़िया। चलते हैं आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने बताया, हमने आपको पार्ट 1 बताया था, और पार्ट 1 में क्या है, 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। अच्छा क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको तनिष्का। देखिए आपको आर्टिकल 2 पढ़ाया हमने, आर्टिकल 2 ये क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को छोड़ करके क्या किया जा रहा है, राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, उनको एडमिशन दिया जा रहा है। आर्टिकल 3 में क्या है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं बेसिकली, जिन उनकी बाउंड्री को इंक्रीज करके, एरिया को इंक्रीज करके, बाउंड्री को ऑल्टर करके, उसको डिक्रीज करके और उसका नाम बदल के राज्यों का निर्माण किया जा रहा है। अब ये जो राज्य बनाए जाएंगे तो इससे शेड्यूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे भैया जब आप आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हुए क्या करोगे, किसी राज्य को बनाओगे, है ना, उसको किसी राज्य को प्रवेश दोगे भारतीय यूनियन में, तो इससे शेड्यूल 1 पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 1 में यूनियन और उसकी टेरिटरी है, तो यूनियन और उसकी टेरिटरी बढ़ेगी कि नहीं होगी, तो इंक्रीज होगी। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे शेड्यूल, अगर मान लेते हैं आप नया राज्य बनाते हो, तो नया राज्य बनाओगे तो क्या होगा, स्टेट जो है वो क्या होंगे, स्टेट की संख्या बढ़ेगी, और स्टेट की संख्या जब बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो राज्यसभा की जो सीट है ना, क्योंकि राज्यसभा की जो सीट है वो यूनिफॉर्मिटी के लिए होते हैं, यानी पूरे देश के अंदर क्या हो, सीटों में यूनिफॉर्मिटी हो राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि राज्यसभा की जो सीट है बेसिकली वो इसलिए बनाई, राज्यसभा की सीट क्या करती हैं, एक यूनिफॉर्मिटी जो है पूरे देश के अंदर क्या करती हैं, कायम करती हैं। लोकसभा में ज़्यादातर पॉपुलेशन का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा की जो सीट है पॉपुलेशन तो है ही, साथ में उसका एरिया भी, क्षेत्र भी ध्यान में रखा जाता है। अभी क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। नाउ अब आपसे कोई पूछ ले कि पार्ट 1 है कि नहीं, पार्ट 1 के अंदर कितने आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4, ये क्लियर हो जाएगा, सारे बच्चों को क्लियर है। आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 2 के अंदर क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, है ना, और एग्जिस्टिंग स्टेट बाय ऑल्टरिंग, बाय इंक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग, और बाय गिविंग अ न्यू नेम टू द स्टेट। तो ये क्या है बेसिकली, ये 4 आर्टिकल थे, और ये 4 आर्टिकल किसके अंदर है, पार्ट 1 के अंदर है। ये क्लियर है सारे बच्चों को, हो जाएगा, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको क्लियर नहीं है ये। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 ध्यान से देखें, पार्ट 2 के अंदर क्या है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है, ठीक है कि नहीं। पार्ट 2 के अंदर क्या है, नागरिकता है। अब कोई भी व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो कैसे बन सकता है ना, क्या तरीके हैं, क्या डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड है जिसके माध्यम से वो क्या है, भारत का नागरिक बनेगा। तो पहले तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अलग से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल्स हैं, हम उनको भी आपको अलग से पढ़ाएंगे, राइट। तो फिलहाल हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कमिटमेंट के दौरान, यानी जब भारत का संविधान बनकर के तैयार होता है उस टाइम पे नागरिकता के प्रोविजंस क्या हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एट द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहली और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में रहना है उसके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, यानी उसके पास निवास स्थान प्रमाण पत्र उस टाइम पे हो, तो वो क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। इसके अलावा हु वाज बॉर्न इन इंडिया,
यानी भारत में उसका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। अब भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे बाहर से ना बहुत घूमने फिरने के लिए आते हैं, है ना। अब यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो अगर मान लेते हैं कोई कपल इधर हनीमून बनाने के लिए आ रहा है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर और, है ना, और यहाँ पे वो अगर रुक जाता है और उसके बाद में अगर उसको कोई बच्चा हो जाता है, कोई उसको बेबी हो जाता है, तो उस दौरान वो जो बेबी है वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा? जवाब देना जरा, कोई बच्चा बताए मुझे जल्दी से। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है घूमने फिरने के लिए और अगर उस दौरान उसको कोई बच्चा अगर हो जाता है, तो वो भारत का नागरिक होगा या नहीं? आंसर करिए जल्दी से, कोई भी बच्चा बताए। डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी आंसर दीजिए भाई। अरे भैया पॉइंट ये है, हु वाज बोर्न इन इंडिया और इंडियन टेरिटरी। अब मेरा सवाल आपसे था कि अगर मान लेते हैं, अच्छा, यस होगा, नो में भी, हाँ ठीक है। चलिए, जिन जिन बच्चों ने नो आंसर दिया है उनका सही आंसर है ना, भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसे तो फिर तो आप तो और जितने भी लोग हैं जिनको भारत की नागरिकता चाहिए वो क्या करेंगे, उसी टाइम पे आएंगे इधर, यहीं डिलीवरी कराएंगे और देन उसके बाद में जाते यहाँ से क्या करेंगे, वो निवास, वो यहाँ से डोमिसाइल लेकर के जाएंगे। तो ऐसे नहीं होगा ना, क्लियर समझो उसको, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक कंडीशन नहीं है, कोई कई सारी कंडीशन है जिनको फुलफिल करना है आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इधर ऑफ हुज पेरेंट वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो खुद उसका क्या हुआ हो, जन्म भारत की टेरिटरी में हुआ हो, या उसके जो पेरेंट्स हैं, है ना, उसके जो माता पिता हैं, उनका जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ हो, तो भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं वो कम से कम 5 साल लगातार क्या कर रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो भी उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, भारत का नागरिकता दी जा सकती है, यानी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास में भारत में क्या हो, डोमिसाइल हो, भारत का निवास स्थान प्रमाण पत्र हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। इसके अलावा उसका जन्म इंडिया के अंदर हुआ हो, या उसके पेरेंट्स में से किसी एक का या दोनों का जन्म इंडिया के अंदर हुआ हो। इसके अलावा वो लगातार 5 साल तक अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से क्या कर रहा हो, यहाँ पे रह रहा हो, अंडरस्टैंड नॉट, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, वो भारत का नागरिक होगा। तो अभी क्या है बेसिकली, इसके लिए जो नेचुरलाइजेशन की जो एज है आपके पास, नेचुरलाइजेशन का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। पहले इसको 7 साल किया गया था और अभी ये लगभग ये 12 साल के आसपास है, ठीक है। तो इतने टाइम तक वो भारत में रहना चाहिए। 5 साल के बाद पहले 7 के बाद में फिर अभी ये 11 और 12, इतने टाइम तक वो क्या होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए, तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। ये क्लियर है आर्टिकल 5 सारे बच्चों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, डू इट फास्ट, सारे आंसर करिए सारे बच्चे जल्दी से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? हाँ थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन हम क्लास पूरी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, और बाकी बच्चे भी बताइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आ रहा है, उसके पास में सिटीजनशिप राइट क्या होगा, अंडरस्टैंड नॉट? कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके, पाकिस्तान से चल करके इंडिया की तरफ आ रहा है, उस व्यक्ति के पास में सिटीजनशिप राइट क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे आप, कोई भी पर्सन जो जो ध्यान रखेंगे आज की डेट में जो इंडिया की टेरिटरी है और वो कहाँ से आ रहा है, चल करके पाकिस्तान के एरिया से निकल करके इधर की तरफ आ रहा है, तो ध्यान रखें आप, वो कब तक एक एक व्यक्ति को पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक डेट जो सारे सारे बच्चों को पता होना चाहिए, दैट इज गाइस, यहाँ पे एक डेट आपको दिखाई दे रही होगी, जुलाई जुलाई 1948। क्या सारे बच्चों को डेट दिखाई दे रही है यहाँ पे? एक दो टर्म ध्यान रखेंगे, बिफोर 19 जुलाई 1948, क्या ये दिखाई दे रही है आपको? बिफोर 19 ऑफ जुलाई 1948,
यानी अगर इससे पहले कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है, इस डेट से पहले अगर यहाँ पे क्या है, वो इंडिया में अगर एंटर कर गया है, इंडिया की टेरिटरी में आ गया है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी पाकिस्तानी कैंडिडेट 19 जुलाई 1948 से पहले अगर इंडिया की टेरिटरी में प्रवेश कर गया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, मान लिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया है तानिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जल्दी बताइए। कोई भी व्यक्ति 19th ऑफ जुलाई, बिफोर 19th ऑफ जुलाई, ठीक है, 1948 से पहले अगर वो इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर गया है वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? नॉट? जल्दी बताइए, डू इट फास्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जल्दी बताइए आंसर सारे बच्चे। बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ आर्टिकल दैट इज 7, देखिएगा आर्टिकल 7 है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। अब कोई भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं इंडिया की टेरिटरी से पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर कर जाता है तो उसके पास में सिटीजनशिप राइट क्या होंगे, तो ध्यान रखेंगे आप, कोई भी व्यक्ति है ना, फर्स्ट डे ऑफ मार्च से लेकर के, है ना, फर्स्ट डे ऑफ मार्च से लेकर के 1947 के बाद, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 के बाद में अगर वो क्या करता है, इंडिया की टेरिटरी से अगर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर इंक्लूड अगर जो भी एरिया है और अगर वहाँ पे एंटर कर जाता है, वहाँ पे चला जाता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर करो इसको जल्दी से। इज इट क्लियर? आफ्टर, आई एम रिपीटिंग दिस, आफ्टर फर्स्ट मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान की तरफ चला जाता है इंडिया की टेरिटरी को छोड़ करके तो वो इंडिया का नागरिक नहीं होगा। जल्दी बताइए आंसर। इज इट क्लियर? कोई भी व्यक्ति जो इंडिया की टेरिटरी में अभी क्या है, रह रहा है, और अगर वो फर्स्ट मार्च 1947 के बाद अगर वो कहाँ पे चला जाता है, पाकिस्तान के एरिया में चला जाता है, टेरिटरी में चला जाता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर है? जल्दी बताएं, डू इट फास्ट। बहुत बढ़िया। नाउ आर्टिकल 8 की तरफ आ जाइए सारे बच्चे, देखे जरा ध्यान से इसको। राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के इंडिया के बाहर रह रहा है, यानी पाकिस्तान की बात कर ली और इंडिया की हमने बात कर ली, लेकिन अब इंडिया के बाहर भी तो बहुत सारे देश है ना पाकिस्तान को छोड़ करके, है ना, तो उन सभी देशों में अगर भारतीय कोई रह रहा है तो उसके पास में सिटीजनशिप राइट क्या होंगे, तो देखिए जरा ध्यान से। एनी पर्सन हु आर हुज पेरेंट्स और हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान या तो कोई भी पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर इसके अंदर मेंशन है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो क्या करते हैं, वो किसी काम के लिए, है ना, किसी पर्पज़ के लिए अगर मान लेते हैं वो इंडिया के बाहर अगर जाते हैं, रह रहे हैं वहाँ पे आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ पे अगर वो रह रहे हैं तो उनकी कंडीशन क्या है, उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को वहाँ पे जो काउंसलर है या हाई कमिश्नर है उसके ऑफिस में इंडियन सिटीजन अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडियन डिप्लोमेट और काउंसलर के पास जा करके अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में ही वो भारत का नागरिक रह पाएगा, बन पाएगा, अन्यथा नहीं। क्लियर है पॉइंट और नहीं? जल्दी बताइए आर्टिकल 8, जल्दी बताइए सारे बच्चे। कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर अगर रह रहा है पाकिस्तान को छोड़ करके, तो वैसी कंडीशन में उसके पास में भारत की नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, ये क्लियर है? पहली और इंपॉर्टेंट बात, उसको खुद को या उसके पेरेंट्स को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन होना चाहिए, और उसके बाद में वो व्यक्ति जाए जहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट, इंडियन काउंसलर जो बैठता है वहाँ पे जाकर के अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट वहाँ पे जाकर के दिखाए, वहाँ पे उसको बताए, और उसके बाद अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर करवाए। वैसी कंडीशन में क्या होगा, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताइए, सिंपल एंड शॉर्ट, जल्दी बताइए सारे बच्चे, डू इट फास्ट।
इज इट क्लियर? जल्दी बताएं गाइस, अगर ये क्लियर है तो जल्दी बताइए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, नाइस वन। नाउ आर्टिकल 9, पर्सन वॉलंटरी अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से, है ना, वो क्या करता है, किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर है ये आर्टिकल? आर्टिकल 9 जल्दी देखें, डू इट फास्ट। कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली इंडियन सिटीजनशिप को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, और किसी विदेशी नागरिक की उसने सिटीजनशिप ले ली है, किसी विदेशी राज्य की उसने नागरिकता ले ली है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्लियर है ये सब? जल्दी बताइए, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए सारे बच्चे। आर्टिकल 9 क्लियर है सारे बच्चों को? डू इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आर्टिकल दैट इज 10। 10 क्या है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान रखेंगे आप, जो नागरिकता है, नागरिकता का जो अधिकार है वो कब तक आपका बराबर बना रहेगा, देखे जरा। एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन एंड पार्ट 3 shall subject to the provision of any law that may made by parliament continue with such citizen। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है, जिसको भारत की नागरिकता अभी प्राप्त है, और वो तब तक उसके पास में उसकी नागरिकता रहेगी जब तक इंडिया की पार्लियामेंट कोई नया प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप ना लेकर के आए। और अभी अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019 में, जिसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति जो दिसंबर फर्स्ट 2014 तक, जो क्या है 31 दिसंबर, सॉरी नॉट फर्स्ट, 31 दिसंबर 1914 तक अगर मान लेते हैं वो आ गया था, तब तक ही वो भारत का नागरिक है, अन्यथा नहीं। तो जैसे कुछ रोहिंग्या है, कुछ बाकी जो लोग हैं लाइक बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हैं, तो उनकी नागरिकता अभी चली गई है, अंडरस्टैंड नॉट? तो ध्यान रखेंगे आपकी जो नागरिकता है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, यानी जब तक इंडिया की पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेकर के नहीं आती है, कोई नया कानून लेकर के नहीं आती है, तब तक। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी बताइए, सारे बच्चों को क्लियर है ये? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चलिए आर्टिकल नेक्स्ट की चलते हैं हम लोग, दैट इज आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। संसद के पास में ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, नागरिकता के जो अधिकार हैं उनको रेगुलेट कर सकती है कानून बना करके। तो ध्यान रखेंगे, सिटीजनशिप, पहली और इंपॉर्टेंट बात, सिटीजनशिप किसका है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है सिटीजनशिप, यानी इस पे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, भारतीय संसद ही कानून बना सकती है। तो वो कभी भी क्या कर सकती है, कोई भी कानून बना करके सिटीजनशिप राइट को रेगुलेट कर सकती है, कोई कानून बना सकती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे बच्चों को ये क्लियर है? तो गाइस आज यहीं तक था, आज पूरा का पूरा हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है, प्रियम्बल हमने अच्छे से देखा है, उसका सिलेबस देखा है। कल हम फंडामेंटल राइट और पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, अच्छे से इसको एक बार देख करके आना, राइट। और अभी आपकी जो क्लास है 11:30 बजे, वो इकोनॉमी की होगी, तो आप आराम से अपना रिलैक्स कर लीजिए और उसके बाद में अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। चलिए बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।